शुरुआत हम इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे और ये कोरोना के आंकड़े हैं, क्योंकि जिस तरह से दूसरी लहर ने पूरे देश को अपने चपेट में लिया है, खासतौर पर जो बड़े राज्य हैं महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहां पर जो परिस्थितियां हैं उसी के आंकड़े हम आपको दिखाते हैं किस तरह से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में देखिए, देश की राजधानी में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, वो भी नाइट कर्फ्यू के दायरे में है। लेकिन नाइट कर्फ्यू की खबर से पहले जरा आप आंकड़ों पर नजर डालिए। महाराष्ट्र में 55,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन अकेले मुंबई में 10,000 केसेस सामने आए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 9,921 केसेस सामने आए हैं। जिस तेजी से ये आंकड़े बढ़े हैं, इसीलिए सरकार भी कह रही है कि दूसरी लहर जो है वो पहली लहर से भी ज्यादा खतरनाक है। प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी एक अहम बैठक प्रस्तावित है, लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश, केरल और गुजरात के आंकड़ों पर भी नजर डालें तो लगभग एक जैसी परिस्थिति इन सभी जगहों पर इस वक्त दिखाई दे रही है। हर सरकार अपने हिसाब से किस तरह के फैसले लिए जाएं इसको कर्व करने के लिए उस पर कदम उठा रही है। लेकिन बात एक बार फिर राजधानी दिल्ली की करते हैं, क्योंकि नई लहर के बाद पहली बार कल कोरोना के केसेस 5,000 पार कर गए हैं राजधानी दिल्ली में। और आपको हम ये भी दिखा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में आंकड़े कैसे बढ़े हैं। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, रोजाना के हिसाब से अगर आप आंकड़ों में इजाफा देखेंगे तो ये ग्राफ तेजी से आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी भी हमने जो दूसरी लहर है कोरोना की, इसमें पीक टच नहीं किया है, पीक को नहीं छुआ है। 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल के आंकड़े भी आप देखिए। हालत ये हो गई है कि बीते 24 घंटे के जो केसेस राजधानी दिल्ली में है वो 5,000 को पार कर गए हैं, और ये अब तक का दिल्ली में दूसरी लहर के समय में सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ने के साथ ही चिंता की बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट भी यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और यही वजह है कि नाइट कर्फ्यू का फैसला यहां पर अब लिया गया है। कल पहला दिन था, कल पहली रात थी नाइट कर्फ्यू की, और अब ये 30 अप्रैल तक स्थिति ये बनी रहेगी। कोरोना केसेस बढ़ने की वजह से ही दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक, रात 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान हालांकि एसेंशियल सर्विसेज यानी जरूरी सेवाएं जो हैं वो लोगों को मिलती रहेंगी, और जो लोग इन सेवाओं से जुड़े हुए हैं उन्हें रास्तों पर रोका नहीं जाएगा। कल रात की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जब पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट हो रहा था। हालांकि कल क्योंकि पहली रात थी, लिहाजा जो इंतजामों को फॉलो करवाने का, उनका अनुसरण करवाने का जो प्रयास पुलिस की तरफ से था वो थोड़ा ढीला था। लेकिन अब आज रात से ये कदम और सख्त होते चले जाएंगे। देखिए बीती रात क्या तस्वीर दिखाई दी, उस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। आप लोगों को बार-बार हिदायत दी जाती है, नई दिल्ली प्रशासन की ओर से जो भी 10 बजे से सुबह 5 बजे दुकान खुली मिल गई उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। दिल्ली में देर रात सड़कों पर निकलने वाले सावधान। कोरोना के बढ़ते केस की वजह से लौट आया है रात का कर्फ्यू। कल इसकी पहली रात थी। 30 अप्रैल तक इसी तरह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में कर्फ्यू लगा रहेगा। जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी को भी इस दौरान घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। घर पे रहिए, दूसरों की जिंदगियों को किसी भी तरह की रिस्क पे मत रखिए, खतरे में मत रखिए। इस संदेश के साथ बैरिकेडिंग आपको दिल्ली में रात 10 बजे से एक बार फिर नजर आ गई है। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो अब अलग अलग बैरिकेड्स पर हर ट्रैफिक को नियंत्रित करते हुए और ये देखते हुए कि कहीं बिना जरूरत के लोग तो अपने घरों से कहीं नहीं निकल रहे हैं, ये देखने के लिए, यानी सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को इजाजत है, उसके अलावा रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक और किसी को इजाजत नहीं है सड़कों पर दिल्ली के रहने की। घड़ी की सुई 10 पर पहुंचने से पहले ही दिल्ली पुलिस और नागरिक प्रशासन से जुड़े लोग सड़कों पर लोगों को सावधान करने के लिए निकल पड़े। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए 30 अप्रैल रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। 10 बजे के बाद सड़कों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई। उन लोगों से पूछताछ शुरू हो गई जो सड़कों पर निकले थे। नाइट कर्फ्यू को लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस ने खासा बंदोबस्त कर रखा था। दिल्ली जिले में कुल 9 थाने हैं, 4 सब डिविजन्स में। कुल मिला के हमने 45 पिकेट्स को डिप्लॉय किया है। इसके अलावा पिकेट्स के अलावा आप हमारी जो पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल्स है वो देखेंगे, वो सायरन बजा के। इसके अलावा आपने देखी होगी हमारी जो जिप्सीज हैं वो पीए सिस्टम के साथ अनाउंस कर रही हैं। हमारे जो तमाम ऑफिसर्स हैं इंक्लूडिंग सब इंस्पेक्टर्स, थाने के जो इंस्पेक्टर्स हैं, एसएचओज, सारे के सारे एसीपीज, मैं एडिशनल डीसीपी, हमारे डीसीपी साहब और तमाम सीनियर फॉर्मेशंस आपको फील्ड में मिलेंगे।
दिल्ली की कल की रात की तस्वीरें देखिए। इलाका कोई भी हो, नजारा एक जैसा है। साकेत, धौला कुआं, पंडारा मार्केट, कनॉट प्लेस, बंगाली मार्केट, खान मार्केट, आर.के. पुरम। रात की गहमा गहमी के लिए मशहूर इन तमाम इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ था। मुसीबत हुई उन लोगों को जो दूसरे शहरों से रात में दिल्ली पहुंचे थे। राहगीरों को ज़्यादा तौर पर आ रही है, जो लोग बाहर से दिल्ली आ रहे हैं उनको टैक्सी जो है वो नहीं मिल पा रही है, और इस तरीके से परेशानी का सामना जो है वो नाइट कर्फ्यू के दौरान जो है वो फिलहाल करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि जिसके पास ट्रेन की टिकट है, ई पास है, वो रास्ते में ट्रैवल जो है वो कर सकता है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या नाइट कर्फ्यू से रुकेगी कोरोना की रफ्तार। अमूमन रात में वैसे भी भीड़ कम ही होती है, तो कर्फ्यू से क्या निकलेगा समाधान। जितनी भी गैदरिंग होती है, चाहे पब्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, नाइट के टाइम ज्यादा होती है, तो उस चीज को स्टार्टिंग में रोका गया है। अगर आगे फ्यूचर में कुछ और ज्यादा केसेस बढ़ते हैं तो और ज्यादा डे टाइम में भी कुछ एक्शन लिया जा सकता है। तो सावधान रहिए, कोरोना को लेकर उन सारे एहतियातों का पालन कीजिए जो बताए गए हैं। नहीं तो नाइट कर्फ्यू सिर्फ शुरुआत है, केस बढ़े तो सख्ती भी बढ़ सकती है। अभिषेक आनंद और सुशांत मेहरा के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली, आज तक। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए दिल्ली से पहले महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात समेत कई राज्यों में, शहरों में नाइट कर्फ्यू को लगाया गया। ये उपाय अपनाए गए और कहां-कहां क्या कदम उठाए गए, ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। 30 अप्रैल तक 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक दिल्ली में ये कदम बीती रात से जो है वो लागू किया गया और 30 अप्रैल तक ये जारी रहेगा। लेकिन ऐसे ही फैसले कई और राज्य हैं जहां पर लिए गए हैं, और ये इसलिए लेना पड़ा क्योंकि जिस तेजी से केसेस बढ़े हैं, ये केंद्र ने राज्यों को छूट दी थी कि आप अपने हिसाब से ऐसे फैसले लें। महाराष्ट्र में देखिए रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू। हालांकि महाराष्ट्र में तो मिनी लॉकडाउन जैसी एक स्थिति है। सबसे पहले पुणे में ये एक आंशिक लॉकडाउन लगाया गया था, और ये फैसला जो है राज्यों को ये ताकत दी गई थी कि वो अपने हिसाब से इस पर फैसले लें। लेकिन जो परिस्थितियां इस वक्त दिखाई दे रही हैं, उन सबके मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जो जानकारी दे रहे हैं वो सुनना अहम है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, लगातार 1 लाख से ज्यादा केसेस हर रोज आ रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज और कैसे निपटेंगे और खतरा कितना बड़ा है? देखिए, निश्चित रूप से चुनौती इसलिए है कि अब 1 साल में कोविड के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने के जितने भी टूल्स हैं वो सारे के सारे इस्तेमाल करना देश जान गया है, सीख गया है, समझ भी गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कैजुअल अप्रोच, लापरवाही या ओवर कॉन्फिडेंस कि अब वैक्सीन आ गई है, अब हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की ज़रूरत नहीं है, अब हमको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, अब हम भीड़ में चले जाएं, अब हम पार्टी कर लें, रेस्टोरेंट में चले जाएं, शादी में चले जाएं, मास्क पहने ना पहने, हम अपनी नॉर्मल एक्टिविटी जो है जितनी मर्जी करते रहें और सावधानी भी ना बरतें, हमें कुछ होगा नहीं, क्योंकि मोर्टालिटी रेट तो बहुत कम है, 1.3% ही रह गया है। तो ये जो एक एटीट्यूड डेवलप हुआ है, सबसे बड़ी जो कठिनाई है इस एटीट्यूड के वजह से जो नॉन कंप्लायंस हो रहा है बेसिक बातों का, वो हमारी चिंता और चुनौती का विषय है। काफी सवाल क्या कहा जा रहा है, जैसे महाराष्ट्र ने भी काफी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं, एक तरह से लॉकडाउन का भी खतरा मंडरा रहा है, वहाँ पे लोग पलायन करने को दोबारा से देखा जा रहा है। दूसरा, दिल्ली ने भी आज रात से नाइट कर्फ्यू शुरू कर दिया पूरे महीने के लिए। तो आपको लगता है कि क्या ये उचित है, और क्या लॉकडाउन संभावित है आने वाले दिनों में अगर ये स्थिति रही तो? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर तो मुझे कोई ऐसी संभावना नहीं दिखती। व्यक्तिगत मेरा मत है कि कोई, जैसे देश ने इतना बड़ा लॉकडाउन किया, वैसा कोई लॉकडाउन अभी दोबारा हो सकता है या दोबारा होना चाहिए या दोबारा होने की संभावना है। लेकिन जो स्टेट्स जो कि ज़्यादा प्रभावित हैं वो अपनी लोकल परिस्थितियों के हिसाब से और अपना जो भी उनका 1 साल का अनुभव है उसके आधार पर जो भी उनको उचित लग रहा है वो कुछ अलग अलग प्रकार से मेजर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसेस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने जहां इसे ऊंट के मुंह में जीरे जैसा बताया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे सोच समझकर लिया गया फैसला कहा। सरकार ने बहुत सोच समझ के
नाइट कर्फ्यू लगाया है रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे, ताकि अननेसेसरी लोग भीड़ों में ना घूमें, बहुत भारी रेस्टोरेंट्स के अंदर जो रश हो जाता है वो ना हो, लोग घरों में रह के शुद्ध खाना खाएं और कोरोना से बचाव रखें। दिल्ली अब टॉप 3 स्टेट्स के अंदर आ गई है। महाराष्ट्र के बाद आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर लगभग 4000 केस रोज आ रहे हैं। तो केजरीवाल सरकार या आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार जो भी कदम उठाएगी मैं उनके साथ हूं, पर ये जो नाइट कर्फ्यू है ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, जैसे कि सिर्फ ये दिखाना हो कि सरकार कुछ ना कुछ कर रही है। और आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मुख्तार अंसारी की। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस पंजाब के रोपड़ से बांदा जेल पहुंच गई। अंसारी को यूपी पुलिस कल दोपहर करीब 2 बजे रोपड़ से लेकर रवाना हुई थी। एक कारोबारी को धमकाने के आरोप में अंसारी रोपड़ जेल में बंद था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसे यूपी पुलिस को सौंपा गया। सूरज निकलने से पहले यूपी का बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी कुछ इस तरह बांदा जेल में दाखिल हो गया। कल दोपहर 2:07 पर पंजाब के रोपड़ से कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी यूपी पुलिस के करीब 150 जवानों के साथ बांदा जेल के लिए निकला था। करीब 900 किलोमीटर का सफर 14 घंटे 7 मिनट में पूरा कर यूपी पुलिस की टीम मुख्तार को लेकर जब बांदा जेल पहुंची तो शहर में सन्नाटा पसरा था। वहां नजर आ रहे थे सिर्फ पुलिस वाले और मीडिया की टीम। और इस वक्त 4:30 हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जो काफिला है वो मुख्तार अंसारी को लेकर अब पहुंचने लगा है और जेल के बाहर ये काफिला सीधा आपको दिखाई दे रहा है। और आप देखेंगे कि इस पूरे काफिले को आता हुआ आप देख रहे हैं और इस वक्त 4:31 हो रहे हैं, यानी कि 900 किलोमीटर की ये दूरी अब पूरी हो गई और तमाम आशंकाओं को खत्म करते हुए ये गाड़ियां अब जेल के भीतर घुसनी शुरू हो गई हैं। और ये देखिए, ये वो एम्बुलेंस है जो कि अंदर गया और 3-4 गाड़ियों के बाद इस गेट को बंद कर दिया गया। कुल मिलाकर इस वक्त जो मुख्तार अंसारी है वो उसे लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंच चुकी है और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके का दृश्य इस वक्त मौजूद है। विकास यादव समेत कई माफिया डॉन जिस तरह शहर बदली के दौरान एनकाउंटर के शिकार हुए, उससे मुख्तार के रोपड़ टू बांदा सड़क यात्रा पर सबकी निगाहें थी। मुख्तार को रोपड़ से सोनीपत कुंडली बॉर्डर, बागपत ईस्टर्न पेरिफेरल से नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे होते हुए ताज एक्सप्रेसवे से इटावा, औरैया, पपून, घाटमपुर, हमीरपुर होते हुए बांदा जेल लाया गया। आज तक की टीम मुख्तार की जेल बदली को कवर करने के लिए जगह जगह मौजूद थी। रोपड़ जेल से निकला बांदा पुलिस का मुख्तार अंसारी को लेकर के काफिला यहाँ कानपुर देहात पहुंच चुका है। यहाँ पर पुलिस पार्टी जो कहा जा रहा है कि जो जवान थे वज्रवाहन में बैठे थे उनको बदला गया, उन्होंने अपनी ड्यूटी बदली। कानपुर से आगे राजपुर में इस समय हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मुख्तार अंसारी का काफिला बिल्कुल अच्छी तरीके से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। हाँ, जगह जगह पर कई बार ट्रैफिक जाम या फिर ड्राइवर बदलने के लिए 1-1 मिनट का छोटा छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लिया जा रहा है। हम इस वक्त बांदा को कनेक्ट करने वाली पफरेंदा पुलिस चौकी पर हैं। 4:06 हुआ है। आप देख सकते हैं कैसे मुख्तार अंसारी को लाने वाली गाड़ियों का काफिला यहाँ से गुजर रहा है। ये पफरेंदा चौकी आखिरी कनेक्टिंग चौकी है जो कि बांदा जेल की तरफ से रास्ता जाता है। मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस सुबह 4:30 बजे बांदा जेल पहुंची थी। थकान की शिकायत करने पर मुख्तार को सीधे बैरक नंबर 16 में आराम करने के लिए भेजा गया। सुबह 10 बजे मुख्तार का पहला कोरोना टेस्ट किया जाएगा। मुख्तार की मेडिकल फाइल की भी जांच हो रही है। बैरक नंबर 16 में मुख्तार को फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया है और किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। पूरे बैरक को सीसीटीवी के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। एक वक्त था जब मुख्तार अंसारी की यूपी में तूती बोलती थी। न जाने कितने संगीन अपराधों में मुख्तार का नाम था, लेकिन वो हर बार बच निकला। अब जब योगी शासन में माफिया डॉन के खिलाफ मुहिम छिड़ी हुई है, मुख्तार की पंजाब से यूपी वापसी के बाद सबकी निगाहें मुख्तार की पुरानी फाइलों पर टिक गई हैं।
अरविंद ओझा, सत्येंद्र चौहान, शिवेंद्र श्रीवास्तव, समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक जुड़ गए हैं हमारे साथ। कुमार, देखिए, एक समय में उत्तर प्रदेश में खौफ का पर्याय रहे मुख्तार अंसारी पंजाब से पहुंच तो गया है बांदा जेल, नया पता बांदा जेल है, और अब आगे का हिसाब उत्तर प्रदेश में ही होगा। लेकिन अब आगे और क्या औपचारिकताएं हैं जो आज के दिन में होनी है पूरी, क्योंकि पूरी देश की निगाहें मुख्तार अंसारी पर लगी हैं कि अब आगे किस तरह से उसका हिसाब होगा उत्तर प्रदेश में, जिस कस्टडी के लिए इतनी लड़ाई हुई। बिल्कुल मीनाक्षी, सबसे पहली लड़ाई तो ये थी कि किसी तरीके से पंजाब के जेल में जो मुख्तार अंसारी साठ गांठ कर बैठा है उसे लाया जाए, और ये पूरा हो गया। इस वक्त 9 बज रहे हैं। पहले हम आपको दृश्य दिखा दें। ये बांदा जेल है और सब कुछ सामान्य सा दिखाई दे रहा है। कुछ पुलिस वाले चहलकदमी करते दिख रहे हैं। मंडल कारागार बांदा ये आपको दिखाई देगा, और इसके भीतर ही सुबह 4:30 पर मुख्तार अंसारी ने का काफिला एंटर किया था। बाहर भी बहुत ज्यादा चहलकदमी इस वक्त पुलिस वालों की नहीं है, लेकिन एक बात साफ है मीनाक्षी कि इस बार बेहद ही कड़े पहरे में सेल के भीतर 16 नंबर बैरक में मुख्तार अंसारी को रखा गया है। सुबह से जितनी औपचारिकताएं थी लगभग पूरी हुई हैं। हालांकि थकान की शिकायत के बाद उन्हें सीधे बैरक में भेजा गया था। जो एक प्रोटोकॉल होता है नाश्ते का, दिन के खाने का, वो तमाम चीजें तय कर दी गई हैं। लेकिन अब यहां से ये शुरुआत होगी कि अब जेल तो आ गया, अब आगे का क्या, कौन कौन से ऐसे मामले हैं जो फिर से दोबारा खोले जा सकते हैं, फिर से दोबारा उन पर सुनवाई की जा सकती है। जो कई मामलों में मुख्तार अंसारी पूरी तरीके से बरी हो चुका है, मतलब कृष्णानंद राय का मामला है, या फिर आपको मऊ दंगे का मामला है, साथ साथ अवधेश राय के मर्डर का मामला है। ऐसे तमाम मामले हैं जिन पर सरकार दोबारा से खोलने पर पुनर्विचार कर सकती है कि इसमें कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, रह तो नहीं गया। सरकार अदालतों का दरवाजा भी खटखटा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से ये अपने इकबाल को दिखाने की एक ताकत थी कि जिस तरीके से एक सियासी साठ गांठ कर इस जेल से वो पंजाब गया था, उसे वापस लाया जाए। और एक आखिरी बात मैं बताऊं कि यहाँ पर भले ही इस वक्त के हालात आपको बाहर से बेहद सामान्य दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जेल के भीतर जिस तरीके से। बिल्कुल, शुक्रिया आपका कुमार। अगली खबर का हम रुख करें, लेकिन उससे पहले आपको यह भी दिखा देते हैं कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल जब शिफ्ट किया गया तो जो टीम थी जिसकी अगुवाई में बांदा जेल में लाया गया, उसके सीईओ सत्यप्रकाश शर्मा थे। आज तक ने सत्यप्रकाश शर्मा से एक्सक्लूसिव बात की। हमारे साथ पूरे इस ऑपरेशन के जो मुखिया रहे सत्यप्रकाश शर्मा जी, वो सीईओ साहब हैं मौजूद। ये बताइए सर, ये सफर कैसा रहा? ये सफर बहुत अच्छा रहा, और हम लोग रोपर से लेके यहाँ तक इनको लेके सकुशल और गार्डेन रूल को फॉलो करते हुए सब सकुशल बांदा जिला जेल में हमने इनको दाखिल कर दिया। लंबा सफर था, कहीं रुकना नहीं था क्या? ये इंस्ट्रक्शंस थे या फिर आप लोग किसी योजना के तहत नहीं रोकना था? नहीं, कोई योजना नहीं थी, लेकिन इनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने यहाँ लाकर इनको सकुशल दाखिल किया। अच्छा, इस 15-17 घंटे में जो भी बहुत महत्वपूर्ण हुआ, जो आपको लगता है, क्या ऐसी बातें थी? नहीं, कोई नहीं थी, सब नॉर्मल था, सब नॉर्मल था। काफी लोगों ने, मीडिया वालों ने, सभी लोगों ने काफी सहयोग किया है, और उच्च अधिकारियों के निर्देश से हमने इनको कितनी बार बीच में रोकना पड़ा? 1-2 जगह वॉशरूम वगैरह लेके जाने के लिए रोकना पड़ा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो क्या आपको लोगों को बीच में बात हुई मुख्तार से कि क्या उसको क्या लग रहा, कोई डर लग रहा है या कोई चिंता की बात? नहीं, ऐसी कोई किसी तरह की कोई बात नहीं। जिस तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी, क्या कोई दिक्कत रास्ते में आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई, नहीं कोई समस्या थी। तो ये सत्यप्रकाश शर्मा जी है, सीईओ, जो कि इस पूरे ऑपरेशन में मुख्तार अंसारी के साथ थे, और इन्हीं के नेतृत्व में पूरी टीम को लेकर के जाया गया था रोपड़ जेल, और वहां से लेकर के आए, और अभी यहाँ पहुंचने के बाद बता रहे थे कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, और पूरा सफर लंबा जरूर था लेकिन सुरक्षित तरीके से पूरा हुआ। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, बांदा, आज तक। मुख्तार अंसारी की पूरी कुंडली क्या है, मुख्तार अंसारी के अपराध और अपराधी बनने दोनों का विश्लेषण हम करेंगे, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि जिसके दादा आजादी से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हों, जिसके नाना बॉर्डर पर देश के लिए लड़े हों, उसी घर में जन्मे मुख्तार अंसारी के माफिया बनने की कहानी क्या है। नाम मुख्तार अंसारी, पहचान डॉन, उम्र 57 साल, जुर्म
दर्जनों संगीन केस। यही बायोडेटा है उत्तर प्रदेश के डॉन मुख्तार अंसारी का, जिसने एक हाथ में अपने गैंग की लगाम थाम रखी है तो दूसरे हाथ में सियासत की रसूख और वर्चस्व ऐसी कि तारीखों के साथ सरकारें बदलती रहीं, लेकिन इस माफिया की सल्तनत का दायरा बढ़ता गया। 15 सालों से डॉन जेल में है, लेकिन मुख्तार अंसारी के लिए जेल का मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल से सुनिए। उस समय का आलम ये था जब ये गाजीपुर जेल में आया, और गाजीपुर जेल का जो बैरक नंबर 10 था, इसको इसने पार्टीशन करके एक पोर्शन को अपना डीलक्स सूट बना लिया, और वहां पर इसके लिए मछली का तालाब खोदा गया जेल के अंदर, जेल के भीतर। जी हाँ। और उस समय के डीएम जो थे वो जाते थे जेल में मुख्तार के साथ बैडमिंटन खेलते थे। किस साल की बात है? ये बात है स्पेशली 2004 की बात आसपास। अच्छा, कौन डीएम हुआ करते थे वहाँ? डीएम का नाम कहना ठीक नहीं, वो लखनऊ के भी डीएम रहे। अच्छा, लेकिन उस वक्त डीएम थे वहाँ पे? हाँ, डीएम थे। वो खेलने जाते थे। अगर डीएम जा रहा है बैडमिंटन खेलने एक अपराधी से जेल में, तो फिर उसकी हनक क्या होगी। जेल के ठीक सामने उसने कुछ कमरे बनवाए थे जहाँ पे इसके लोग रुकते थे। आपने फिल्मों में देखा होगा, डॉन के लिए जेल को ऐशगाह में तब्दील कर दिया जाता है। डॉन जब चाहे अपनी मर्जी से सलाखों के बाहर आ जाए और जब चाहे अंदर चला जाए। मुख्तार अंसारी की कहानी भी किसी फिल्मी पटकथा जैसी है। उत्तर प्रदेश पुलिस में डीसीपी शैलेंद्र सिंह ने वर्दी का फर्ज निभाते हुए मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया था। सुनिए फर्ज निभाने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। जब रिकवरी की थी मैंने लाइट मशीन गन की, तो गवर्नमेंट के परमिशन से ही रिकवरी की थी, क्योंकि सब रिकॉर्डिंग जो होती है उस समय बिना शासन की अनुमति के नहीं सुन सकते आप। तो शासन की अनुमति से ये सुना जा रहा था, और उसके बाद जब रिकवरी हुई तो सबने मुझे बधाई दी, लेकिन पोटा एग्जिस्ट करता था। तो शाम को जब इन लोगों को पता चला, शासन सरकार को और शासन में बैठे लोगों को, कि पोटा लग गया है, और पोटा लगने में जो बात करता है वो भी दोषी हो जाता है, तो मुख्तार इस दोषी हो जा रहे थे। तो तत्काल ये फिर बात हुई कि इसको आप वापस लीजिए केस को। तो हमने कहा सर एफआईआर दर्ज हो गई, वापस कोई कैसे ले सकता है। तो फिर बात करके वापस फिर लोग कहे कि नहीं ठीक है आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन अब इसका नाम मत लीजिए आप। तो हमने कहा साहब मैं वादी बन के उसका नाम लिखाया हूँ, एफआईआर में दर्ज है, अब मैं अपने ही बयान से पलट जाऊंगा, तो ये संभव नहीं है। तो उसके बाद फिर तमाम बातें हुई, एसटीएफ का है वहाँ क्लोज कर दिया गया, मुझे बना यहाँ लखनऊ बुला लिया गया, तमाम तरह से प्रताड़ित करने लगे लोग। अधिकारी भी कहने लगे आपसे बहुत नाराज है, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। सरकार, सिस्टम, कानून, पुलिस, एक जमाने में सब कुछ मुख्तार अंसारी के दरबार में सलामी ठोकती थी। मुख्तार ने जहां जरूरत पड़ी वहां बंदूक का इस्तेमाल किया, और जहां जरूरत पड़ी सियासी रसूख का। मुख्तार की राह में जो भी आया उसे या तो रास्ता छोड़ना पड़ा या फिर वो जिंदा नहीं बचा। वर्चस्व की लड़ाई में उत्तर प्रदेश के सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर का मास्टरमाइंड मुख्तार को बताया जाता है। जिस परिवार को उनके साथ हत्या हुई थी, परिवार के लोगों ने, उस परिवार के बच्चे ने हमसे पूछते हैं क्या विधायक जी अपराधियों का कुछ नहीं होगा, यह अपराधी इसी तरह इन लोगों का ख्वाब बना रहेगा। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, आप लोग हमारी सरकार है, देख रहे हो हमारी सरकार जब से बनी है, योगी जी जब आए में मुख्यमंत्री बने हैं, कुछ अपराधी जेल में है, कुछ अपराधी प्रदेश छोड़ करके बाहर चले गए हैं, न्याय मिलेगा। उन लोगों को मैं तसल्ली देती हूँ। जिस मुख्तार अंसारी पर दर्जनों हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण, दंगा करने में केस दर्ज थे, वही मुख्तार अंसारी खादी पहनकर उत्तर प्रदेश के सियासी रहनुमाओं की आंखों का तारा बन गया था। मुलायम से लेकर मायावती के राज में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, लेकिन मुख्तार अंसारी के सितारे 2017 से गर्दिश में आ गए। आज जिस मुख्तार अंसारी को आप एम्बुलेंस में देख रहे हैं, एक जमाने में मुख्तार के शिकार ऐसे ही एम्बुलेंस से अस्पताल या फिर शमशान पहुंचाए जाते थे। मऊ में मुख्तार अंसारी की छवि के भी दो पहलू हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसके तहत उनको जो है मुख्तार अंसारी को जो है उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा है। सर्वाधिक आपराधिक मुकदमे मुख्तार अंसारी पर जो है उत्तर प्रदेश में ही दर्ज हैं, और वो मऊ सदर से, इसी मऊ सदर से हमारे जनप्रतिनिधि हैं। हम चाहते हैं कि जो अदालत का फैसला है कि यूपी लाना है तो आना चाहिए, लेकिन सेफ्टी के साथ आना चाहिए, और आने में कोई दिक्कत नहीं। मुख्तार अंसारी के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है, फैसला दिया है, सर्वप्रथम है।
और मुख्तार अंसारी के लिए अगर उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उनको लाकर के बांदा जेल में शिफ्ट किया जाए। मैं एक नागरिक की हैसियत से मांग करता हूं कि ऐसे अपराधी जो हमारी माताओं बहनों, मैं बता दूं आपको मित्रों कि मुख्तार अंसारी इस मानव जात के लिए एक कलंक है, क्योंकि वह जो है मऊ जनपद में जिस दिन कदम रखा 22 साल से 30 साल के लड़कों को अपने अपराध में जोड़ा और उनको ठेका दिया। डूडा पे, मछली मंडी में, कोयला खदान में, तमाम विभागों पर उनको ठेका दिलाकर असलाह दिलाया, अपराध कराया, उनकी हत्या कराया, कई 100 हत्याएं कराया। आखिरकार मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का खौफ कैसे बन गया? खौफ का दूसरा नाम वो कैसे बन गया? एक समय में क्रिकेट का बल्ला और गेंद थामने वाले मुख्तार अंसारी के हाथों में आखिर हथियार कहां से आ गए, कैसे आ गए? इन सब सवालों का जवाब जानना बेहद जरूरी है। वो भी इसलिए क्योंकि मुख्तार अंसारी के खानदान में दूर दूर तक अपराध से किसी का रिश्ता पहले नहीं रहा था। कुमार अभिषेक, बांदा, आज तक। और आइए बुलेटिन में आगे अब आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड, जहां जंगलों में आग लगने की घटना इस वक्त सुर्खियां बटोर रही है। आपको हम ये पूरे हिस्से की तस्वीर भी दिखाएंगे। आग से 413 हेक्टेयर जंगल खाक हो चुके हैं जलकर, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में इन दिनों भयंकर धुआं उठ रहा है और धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी हो। उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र जंगल की इस आग से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को आग बुझाने के काम में लगाना पड़ा है, जो नाकाफी साबित हो रहे हैं। आज तक की टीम जब आग से सबसे ज्यादा प्रभावित नैनीताल जिले में पहुंची तो वहां रामगढ़ इलाके में वन विभाग की एक टीम आग पर काबू करने की कोशिश में जुटी थी। देखिए आग कितनी भयावह, जैसे ही हवा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दरअसल हवा की रफ्तार यहाँ पर कैसी है और कैसे ये जंगल की आग को बढ़ा रही है। और इसको रोक पाना मुश्किल है, क्योंकि अगर और हवा इतनी ज्यादा घाटी में है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर से भी जो कोशिशें की जानी थी कि हम आग को बुझाया जा सके वो मुश्किल हो गया है। और इसीलिए जो फॉरेस्ट विभाग के, वन विभाग के अधिकारी हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। तमाम कोशिशें की जा रही है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाने की। वन विभाग के कर्मचारी बढ़ती हुई आग देख उसे रोकने के लिए मुहिम में जुट गए। आज तक के कैमरे पर आग बुझाने का ये लाइव ऑपरेशन रिकॉर्ड हुआ। आग की लपटें अचानक तेज हवा के साथ हाईवे पार करके पहाड़ की दूसरी ओर ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगी। इस तरह की आग को बुझाने के लिए फायर लाइन बनाई जाती है और सूखी झाड़ियों और टहनियों को आग के दायरे से हटा दिया जाता है ताकि आग फैलने न पाए। आज तक की टीम ने अपनी आंखों से इसे देखा और अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उत्तराखंड के जंगलों में इतनी भीषण आग आखिरी बार साल 2016 में लगी थी, जिसे बुझाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर से लेकर वन विभाग की टीमें दिन रात एक किए हुए हैं। लेकिन फिलहाल आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें कम पड़ रही हैं। नैनीताल के ऊपरी इलाकों में जो आग है वो लगातार बेकाबू है। हालांकि फायर विभाग के इन कर्मचारियों ने कोशिश की कि कम से कम एक सेक्टर की आग बुझाई जा सके। तमाम कोशिशों के बाद आग का कुछ हिस्सा तो रोका गया, लेकिन अगर परिस्थितियां विषम होती और हवा की रफ्तार ऐसे ही होती है तो ये लपटें दोबारा एक बार फिर उठ सकती हैं। आग ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। नीचे के हिस्सों में दरख्तों को, बड़े बड़े पेड़ों को जला दिया, सब कुछ राख हो गया है। लेकिन ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। ऊपरी इलाकों में आग अभी भी, ये जो दावानल है वो अभी भी जारी है। इसीलिए जो एफर्ट्स हैं, जो कोशिशें हैं, उनका दायरा और बढ़ाने की फिलहाल जरूरत है। इस ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर उत्तराखंड से रितेश और लीला सिंह के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।